नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी तशरीफ़ लाए हुए हैं नोएडा से और आज एक बहुत अहम डिस्कशन आपके सामने होता हुआ दिखेगा कि रिकॉर्ड हाइस पर आपको बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अनेक इंडिसेस पर, लेकिन यहाँ पर स्टॉक पिकिंग सेक्टर स्पेसिफिक कौन करते हुए दिखेंगे वो हैं प्रकाश दीवान साहब। बढ़िया तरीके से बाज़ार पर वो अपनी रणनीति सेट करेंगे अगले आधे साल के लिए। चलिए लेकिन फिलहाल स्टॉक पिक्स देख लेते हैं जो आपको ढूंढते हुए दिखेंगे चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी, दो स्टॉक्स बताइए जहां आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल, देखिए ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा BHEL। BHEL आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे एक नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के लिए तैयार है। इवन लास्ट वीक में भी काफी नैरो रेंज ट्रेड में था, 70 से लेके 75 के बीच में। इस बार भी ये 70 का बेस बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 70-71 एक मेजर सपोर्ट का कामकाज कर रहा है। और जिस हिसाब से पिछले 13-14 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है, हल्का सा फॉलोअप मिलते ही काउंटर रिसेंट के स्विंग हाइज को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो 70 के स्टॉप लॉस से BHEL खरीदारी की सलाह है। ऊपर में 79-80 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरा यहाँ पे मिड कैप से मैंने चुना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा लग रहा है वीकली सेटअप काफी अच्छा है और 5 दिनों के लोअर हाइज लोअर लोस के बाद वापस यहाँ पे स्टेबिलिटी बन रही है। तो ग्रेफाइट खरीदारी की सलाह 750-53 के जोन का सपोर्ट रखना चाहिए। ऊपर में आपको 790-795 के टारगेट मिलेंगे। चलिए, बहुत ही दो हाई बीटा काउंटर्स आपको पकड़ते हुए दिख रहे हैं चंदन तपड़िया साहब। हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। बात हो रही है उनके गांव की कंपनी की जो है BHEL, और उनसे बेहतर कोई इंसान नहीं जो इस पर टिप्पणी करे। गांव की याद वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, अब तो मैंने भी कबूल कर लिया है क्योंकि आपने गांव को डिफाइन कर दिया, तो मैंने भी कबूल कर लिया है। और गांव की कंपनी इस वक्त अच्छा करती हुई और समझ लीजिए कि डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में है। और शैल जी, एक बार डायरेक्टर साहब इसके चार्ट लेके आइए, थोड़ा सा अगर आप देखें ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में बातचीत करते हैं इस स्टॉक पे 70-30। एक चीज़ बात में याद रखिएगा, इस स्टॉक में एक टिपिकल फ्लैग है और इस फ्लैग में ये एंटर कर रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग रोलओवर फिगर्स के साथ। ये समझ लीजिए कि तारीख थी 3 मई से लेके अब तक इस स्टॉक ने कभी 10 डेमा को वॉलेट नहीं किया। कल का क्लोज 10 डेमा पे था और आज का ओपन 10 डेमा पे था और डे हाई पे ट्रेवल करता हुआ। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे 73 एंड कंटेनिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग रोलओवर फिगर BHEL। तो चंदन की कॉल भी है। चंदन, एक और चीज़ देखिएगा आप, इंडिगो ओपनिंग अप की थीम है। हालांकि अगर आप देखें इस स्टॉक पे बहुत अच्छी खबरें नहीं है एविएशंस पे, और इसमें थोड़ी सी अगर आप देखें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है चंदन, आप देखिए तो इस वक्त LNT पे 1492 अच्छा मूव दे रहा है। LNT आई मीन कैपिटल गुड्स, BHEL और LNT दोनों अगर आप देखें डे हाई पे ट्रेवल करता हुआ 1492, दोनों के रोलओवर्स फिगर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। LNT पे कोई 1500 या फिर 1520 की कॉल ऑप्शन लेके ट्रेवल करें क्या? अच्छा मूव देता हुआ 1493 पे ट्रेड करता हुआ ऑप्शंस के जरिए इस ब्रेकआउट को चेस करें क्या चंदन? प्लीज डायरेक्टर साहब 1520 की कॉल स्क्रीन पर रखिएगा। बिल्कुल। तो वीडियो देखिए LNT काफी अच्छा सेटअप है और आप देखोगे LNT को हम यहाँ पे लगभग जब 1430 का लेवल निकाला तब से फोकस कर रहे हैं। 1540-1560 के टारगेट यहाँ पे इंटेक्ट है, बट LNT कंपेरेटिवली स्लो रहता है। तो इतना चला है तो हर कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट आता है और ऑलरेडी आप देखोगे 2 दिन में डीप आया, आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऊपर में 1540-60 तक के लेवल बनेंगे। अब LNT की यदि ऑप्शंस की बात करें तो बिल्कुल जो आप 1520 की कॉल बोल रहे हो वहां पे फोकस किया जा सकता है। प्रीमियम के लिहाज से बात करें तो ये कॉल लगभग 28 रुपए के आसपास चल रही है। आपको यहाँ पे 22 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ऊपर में 40 के टारगेट के लिए। चलिए, ये चर्चा आपको होती हुई दिख रही है फिलहाल LNT पर। एक सेक्टर जो मुझे सुबह से स्क्रीन पर मार्क करना है और मौका नहीं मिला क्योंकि ज़बरदस्त ट्रेड्स आपके सामने आते हुए दिख रहे थे ऑल टाइम हाइस के आसपास, खासकर PNB हाउसिंग में। डिफेंस सेक्टर को लेके आइए डायरेक्टर साहब, और आपने जो स्टैक बनाया है उसको लाइए। कहानी ये हुई है कि कल बाजार बंद होने के बाद सरकार ने दूसरी नेगेटिव लिस्ट निकाली, यानी कि वो इक्विपमेंट जो भारत अपने देश में प्रोड्यूस करेगा, इंपोर्ट नहीं करेगा, और इससे आपको बहुत अच्छा मूव आता हुआ दिखेगा लोकल डिफेंस सप्लायर्स पर। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हर्षदा जी ने आपको राय व्यक्त करी थी कि उनके हिसाब से BEML हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर बढ़िया मूव आता हुआ दिखेगा। एक एक चार्ट चेक यहाँ पर कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, इनमें से 2 काउंटर्स ऐसे हैं, BDL
और BEML जो सरकार चाहती है कि उसमें कुछ विनिवेश हो, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आपको ये ट्रेड्स देखने हैं। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से और उनके सामने पहले पेश करेंगे BDL। यहाँ पर आपने बढ़िया गैप अप आते हुए देखा। चंदन जी बताइए किस तरीके से आप स्टॉक को देखते हैं? 3 दिन की गिरावट और काउंटर फिलहाल 370 रुपए आपके सामने। बिल्कुल देखिए सेल जी, पूरे डिफेंस के काउंटर्स आप फोकस में है और काफी एक सेलेक्टिव स्टॉक्स चलने लगे। मेटल पॉजिटिव ओपनिंग के बाद टिक नहीं पाया, बट डिफेंस में गैप अप ओपनिंग के बाद अपने गैप्स होल्ड किए हुए और मोमेंटम बना हुआ है। और स्पेशली आप यदि BDL के प्राइस को देखें वीकली चार्ट पे, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बनेगा। डेली स्केल पे देखें तो 375-77 एक हर्डल जोन होता है, जिसको ये काउंटर अप टेस्ट करते ही नहीं रहा दिखे। तो कम से कम ऐसा लग रहा है कि जो कल का कैंडल था वो परफेक्ट बुलिश कैंडल था 355 के सपोर्ट से, जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है, बट इंट्राडे के लिए लगभग 362 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में आपको 391 जो मार्च बिगिनिंग के हाई है वहां तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। के सामने यहाँ पर ऑर्डर बुक जो है वो लगभग आपको दिखेगी 240 करोड़ रुपए की BDL पर, और ये स्टॉक आपको 20 के PE पर चलता हुआ दिख रहा है। और देखते हैं कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख सकता है। डायरेक्टर साहब लेके आइए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट। यहाँ पर भी आपने गैप अप ओपनिंग देखी थी और फिलहाल 1053 का काउंटर आपके सामने चलता हुआ, जो कि हाईएस्ट लेवल है मिड मार्च का। वॉल्यूम यहाँ पर लगभग 2.5 लाख शेयर। चंदन जी बताइए पोजिशनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपको कैसा लगता है? बिल्कुल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक की आप बात करें तो काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम है। HAL की आप बात कर रहे हो, गैप अप के बाद में काउंटर में एक वॉल्यूम्स का सपोर्ट भी है, और उससे अच्छी बात है कि लगातार पिछले 6 दिनों से यहाँ पे 6 वीक से हाई टॉप सार बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये काउंटर भी रडार पे 1123 तक के यहाँ पे लेवल बन रहे हैं। टेक्निकल यदि प्राइस के ब्रेकआउट से देखें तो आपको लगभग 1030 के सपोर्ट से 1100 और 1123 तक के टारगेट हासिल के लिए आपको ट्रेड करना चाहिए। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल 2 काउंटर्स पर राय आती हुई दिख रही है। चंदन तपड़िया साहब की कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मित्र प्रकाश दीवान साहब, और बहुत आराम से विस्तार से वो आपको बताएंगे कि बाज़ार कहाँ उनको जाता हुआ दिखता है। BEML पर आज फिलहाल फ्लैट ट्रेड है। ये स्टॉक आपको पिछले 3-4 हफ्ते से एक स्लाइट साइडवेज कंसोलिडेशन में जाता हुआ दिख रहा है। प्राइस है 1314 आपके सामने। बताइए चंदन जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर के बाद आपको BEML का चार्ट कैसा लगता है? जी, आप वापस एक परफेक्ट थीम की बात कर रहे हैं, चाहे BDL हो, चाहे HAL हो या फिर BEL देखिए हमें काफी अच्छा लग रहा था, बट लास्ट वीक में थोड़ा सा डिप बना। BEL ऊपर के लेवल पे गया था, आज 153 बढ़े का परफेक्ट ओपन आई बना के डिप दिखाया है। तो मेरे को लग रहा है गैप फिल करेगा। गैप फिल करने के बाद में आपको यदि लेते हो तो ये ध्यान रखें 145 के सपोर्ट को होल्ड करें। 145 का सपोर्ट होल्ड करता है तो जरूर आप इसको 141 के स्टॉप लॉस से 155-58 तक के बाउंस के लिए प्ले करें। अब ये आपके सामने जो थीम थी वो सेटल होती हुई दिख रही है। दीवान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीवान खास में आप सबका स्वागत है। चर्चा होगी बाजार के बारे में जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या आपको ध्यान और रुझान रखना चाहिए? कौन कौन से सेक्टर्स पसंद आते हुए दिख रहे हैं? डेटा स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ग्राफिक्स फॉर्मेट पर, और दीवान साहब अब व्याख्या करेंगे बाजार की अगले आधे साल के लिए। प्रकाश जी स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से आप बाजार में तेजी देख रहे हैं? कौन कौन से सेक्टर्स आपको पसंद हैं? शैल जी गुड मॉर्निंग। बाजार की नई ऊंचाइयों पे रहने की वजह से देखिए दुविधा तो रहती है। जैसे मैंने पहले भी समझाया था, एक तो फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट आपके साथ आप जूझ रहे हैं, और दूसरी चीज कि अब पैसा लगाएं तो इतनी चीजें जो महंगी हो गई हैं, तो किस में ऐसी चीज में डालें जहां पे किस सेक्टर में दाव लगाएं जो आपको थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ मिले। ऊंचाइयों पे आने के बावजूद जो बिजनेसेस का जो चेंज हुआ है, तो हमने ये देखा कि आपने देखा कॉर्पोरेट इंडिया का जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा है उसका कंपैरिजन जीडीपी से जब करते हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट पे है। तो ये नहीं है कि सिर्फ मार्केट ऊपर आया है, हमारे यहाँ ईपीएस ग्रोथ भी बहुत अच्छी खासी हुई है। तो पहली चीज तो अच्छी कंपनीज में जहां बिजनेसेस सही है उसमें हिचकिचाएं नहीं।
अभी भी निवेश करने का, टाइमिंग करने की कोशिश ना करें। पिछले साल भी हमने देखा जो लोग 10,000 निफ्टी पहुंच गई तो सोचने लगे थे कि ये अब यहां से पलट जाएगी, उनको क्या दिख रहा है आज वो वहां से भी 50% ऊपर है। तो निफ्टी पे अगर ये 15,600-500 की जोन मेंटेन रहेगी तो आपको निफ्टी के स्टॉक्स में अभी भी अच्छी खासी बाइंग खास करके एफआईज की आती हुई दिखेगी और निफ्टी नई ऊंचाई बनाते रहेगा। सेक्टर्स जो आपने पूछा कौन से लग रहे हैं अच्छे, मेरे हिसाब से अगर आप देखें जो डिफेंसिव्स हैं उसमें एक बहुत बढ़िया मौका आपको मिल रहा है आईटी और फार्मा में। थोड़े से साइडवेज आईटी कंपनीज में भी हुए और फार्मा कंपनीज में तो चॉइस इतनी है कि कौन सी फार्मा कंपनी किस फील्ड में, किस क्षेत्र में अपने आप को सक्षम बनाती जा रही है और आगे चल के री रेटिंग उनकी ड्यू है, उस लिहाज से है। और जो तीसरा पॉकेट है, एक लार्ज पॉकेट अगर मैं इसको बना के रखूं तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है हमारे देश का, वो पीएलआई की स्कीमें आने के बाद बहुत गजब से चेंज हुआ है। तो जो पिछले साल धीरे धीरे करके सरकार ने पहल की, कुछ नए कदम उठाए पीएलआई की तरफ, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला है और आपने देखा मैन्युफैक्चरिंग के साथ अलाइड सारे ही फील्ड्स इतने जो बढ़िया बड़े हैं, चाहे वो ऑटो एंसिलरी हो, कैपिटल गुड्स हो, इंडस्ट्रियल्स हो, तो मुझे लगता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड केमिकल्स जो है दैट इज अ वेरी गुड पॉकेट टू बी इन। वहां पे आपको अच्छी खासी एक बेस बन चुका है, एक एस्टैब्लिश हो चुके हैं हमारे प्लेयर्स। तो हिंदुस्तानी कंपनीज का जो विश्व भर में जो बोलबाला है वो इसके बाद बढ़ना ही है। तो चाइना +1 बोल लीजिए या आप रीस्टॉकिंग बोल लीजिए, ये सारी चीजों में हम लोग आगे निकल सकते हैं। तो ये 3 थीम्स है मेरे को, 3 पॉकेट्स है जहां मुझे लगता है कि आपको आउटराइट एक ग्रोथ का जो है अभी भी रुझान बना रहेगा। और बाकी चीजें ऑफ कोर्स सिलेक्टिव बेसिस पे, स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस पे बाकी सेक्टर्स में से भी पार्टिसिपेशन जरूर रहेगा। प्रकाश जी, चलिए अब बिगिन करते हैं, शुरुआत करते हैं आईटी और फार्मा, 2 डिफेंसिव स्पेस। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चॉइस इसलिए भी अच्छी है क्योंकि जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हो तो अपने आप को आप थोड़ा सा डिफेंसिव में ले जाइए। इन 2 स्पेस से आपकी टॉपिक्स क्या होंगे? हाँ सुमीरू, देखिए आईटी और फार्मा में अगर आप चुनने, मतलब मैंने जैसे पहले कहा फार्मा में तो चॉइस इतनी ज्यादा है, लेकिन मैं 1-2 नाम लेना चाहूंगा जो थोड़े से डिस्टिंक्ट एडवांटेज पे बैठे हुए हैं। तो पहली चीज उसमें है, आप देखिए सिप्ला का स्टॉक। अब सिप्ला एज ए कंपनी जो है वो हमेशा ऐसी मानी गई कि ये इस कंपनी अच्छी है लेकिन स्टॉक ने बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाए। लेकिन अगर पिछले थोड़े समय में अगर आप देखें जिस हिसाब से कंसोलिडेशन के दौर के बाद वो 650 से 850 की जोन में जो इतनी बढ़िया एक्यूमुलेशन के बाद जो चाल इसमें आई है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि अब इस स्टॉक की आपको पीई एक्सपेंशन भी मिलेगा और ईपीएस ग्रोथ भी मिलेगा। इन्होंने मॉडर्ना के साथ भी एक करार किया, इन्होंने रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो को अपना इतना मजबूत बना दिया है जो पहले यूरोप में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में था, अब आपको हिंदुस्तान में भी इसकी वो इंपॉर्टेंस समझ आ रही है। सो मेरी जो कवायद है ये है कि सिप्ला जैसी कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस लेवल पे भी, मार्केट के इस स्तर पे भी लेंगे तो चाहे गिरावट थोड़ी बहुत आए भी तो आपके एटलीस्ट पोर्टफोलियो पे आज जो है वो टेम्परेरी रहेगी, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि इनका बिजनेस बहुत ही उम्दा ग्रोथ फेज में चल रहा है। और इसी क्षेत्र में से अगर आप दूसरा एक स्टॉक चुने तो है वो लॉरस लैब। अब उसके बारे में बहुत चर्चा होती रहती है सोशल मीडिया पे कि इसमें ये हो रहा है, इसके अकाउंटिंग में इश्यूज है, पर आप ये देखिए इस कंपनी ने पैसा जो बना के दिया है 5 गुना पैसा हुआ है पिछले 2.5-3 साल के अंदर। और ये अब जो ग्रोथ पाथ पे है एक्सपेंशन करते हुए, करीब 2500-2700 करोड़ का एक्सपेंशन अगले 2-2.5 साल में इनका होने वाला है। तो जो ग्रोथ आएगी वो चारों इनके जो एरियाज है, चाहे वो सीडीएमओ हो गया, एपीआई हो गया, बाकी जेनरिक्स में हो गया, इन सभी एरियाज में आपको ये धीरे धीरे करके अपनी एबिलिटी बढ़ाते जा रहे। और जिस हिसाब से बायोकॉन माइलान का आज एक इंसुलिन की दवा के ऊपर एक कमेंट आया, अगर आप देखिए कमेंट बड़ा छोटा सा है लेकिन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब फाइनली विश्व भर में बायोलॉजिकल्स की जो बायोसिमिलर्स की जो एक्सेप्टेंस है वो गजब की बढ़ती हुई जा रही है। तो एक नया क्षेत्र ये है, उसमें भी ये लोग शामिल हैं। सो लॉरस लैब देखिए, यहां से आपको थोड़ी पेशेंस आपकी टेस्ट करेगा क्योंकि अच्छा खासा रनअप आया है, लेकिन मुझे लगता है फार्मा के क्षेत्र में ये 2 जो स्टॉक्स है ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देने में सक्षम रह सकते हैं। तो ये जो चर्चा हो रही है, ध्यान दीजिए यहाँ पर निवेश की अवधि 1 से 3 साल की है
वो काउंटर्स जो रिकॉर्ड हाइज के आसपास ट्रेड करते हों, लेकिन फिर भी इतना मोमेंटम अर्निंग्स और टॉप लाइन में आपको आता हुआ दिखेगा। और ये पसंदीदा शेयर हैं प्रकाश दीवान साहब के। चर्चा हुई फार्मा स्पेस में सिप्ला और मिड कैप लॉरस लैब्स की। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीवान साहब बताइए, आईटी में आपको क्या पसंद है? मिड कैप आईटी का जो तहलका बाजार में दिख रहा है वो बहुत ही शानदार है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, मैस्टेक, माइंडट्री, एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हैप्पीएस्ट माइंड्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर, बिरला सॉफ्ट, रिकॉर्ड हाइज। यहाँ पर कहाँ वैल्यू है, लार्ज कैप या स्मॉल कैप में? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने जैल जी। जो मिड कैप आईटी में दिख रहा है, देखिए वहां पे एक बहुत सिंपल चीज है कि जब एनवायरमेंट, जब फिजा चेंज हो गई, सुधर गई, तो जो छोटा पौधा है उसको ग्रो होने में आपको रफ्तार उसकी ज्यादा रहेगी। जो पहले ही बरगद का पेड़ बना हुआ है वहां पे आपको ग्रोथ इतनी ज्यादा कायम होते हुए शायद ना दिखे, ग्रोथ होगी भी तो वो जल्दी दिखेगी नहीं। अब ये जो छोटी कंपनीज हैं, और इसमें हमने कई बार पिछले एक साल में अगर आप देखिए, बिरला सॉफ्ट की चर्चा 90 रुपए के आसपास की, मुझे याद है वीरू के साथ एक शो में कर रहा था, और टाटा एलेक्सी को इन्होंने छेड़ा और तब 900 रुपए का भाव हुआ करता था। और एलटीआई और एल&टी इन्फोटेक और एलटीटीएस की तो बात ही क्या है, वो तो आपने देखा है किस हिसाब से हर पहलू पे री रेट होते गए। इसी उसको देखते हुए, थीम को देखते हुए, मुझे लगता है अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का चयन करें, ये कंपनी बिकॉज इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी कम है, अभी भी बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स एंड ऑल दैट, क्योंकि इसकी प्राइस हिस्ट्री बनते हुए अभी थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन जो कारोबार इन्होंने डिजिटाइजेशन की तरफ से पाया है और इतनी बड़ी मात्रा में इस पे फोकस रहा है, और इस बार मुझे लगता है आईटी की ग्रोथ में अगर कोई स्लो डाउन अगर आता है तो वो सिर्फ टैलेंट मैनेजमेंट को लेके आएगा या टैलेंट अवेलेबिलिटी को लेके आएगा। तो आपके पास कोडर्स, प्रोग्रामर्स की शॉर्टेजेस आने लगेंगी, पैसे की कमी नहीं है। इट इज ह्यूमन कैपिटल नॉट फाइनेंशियल कैपिटल, जिसकी वजह से ग्रोथ शायद आज आए, किसी को आए। तो इस कंपनी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जो पेडिग्री इसकी है, और ये वही प्रमोटर्स हैं जिन्होंने माइंडट्री को एक छोटे से कंपनी से कहां तक लेके बनाया और एल&टी ने फाइनली उसका अधिग्रहण किया। ये जो मैनेजमेंट है, इनका मैनेजमेंट मैं मानता हूं इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। आप इनके आंकड़े देखिए, रिटेंशन देखिए, इनकी प्लानिंग देखिए, ये जो समय बिताते हैं ट्रेनिंग करने में, इंडक्ट करने में अपनी टीम को, उस लिहाज से इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत बढ़िया हो सकती है। तो यहां से भी अभी भी आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी मायूसी छाई हुई थी मार्केट में, लेकिन एक चीज जाते जाते बोलना चाहूंगा, हैप्पीएस्ट माइंड ने जो एक करार कोको कोला के साथ किया है, जो ऑटोमेशन की तरफ है, ये एक पहल है जो बहुत स्केलेबल है। आप सोचिए, अगर रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में अगर इस कंपनी का कोई सक्सेसफुल वो रहता है वेंचर, और वो एक पायलटिंग हो जाती है, कमर्शियलाइज हो जाता है, तो इसकी स्केलेबिलिटी बड़ी कंपनीज के साथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये बाकी है होना। तो इससे जो रेवेन्यू आएगा, हाई मार्जिन बिजनेस जो आएगा, ये आप अनुमान नहीं लगा सकते कि इसकी मार्जिन प्रोफाइल जो है वो कितनी सुपीरियर हो सकती है। तो मुझे लगता है हैप्पीएस्ट माइंड आज से 4-3 साल बाद बड़े दिग्गज प्लेयर्स के साथ इसकी भी गिनती होगी, इसको शामिल किया जाएगा। आज वो मिड कैप जरूर है, लेकिन आगे चल के ये भी अपने आप को एक बड़ी साख वाला आईटी प्लेयर बन सकता है। तो यहां से मल्टी बैगर होने की इसमें पूरी क्षमता है। पेशेंस रखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना देखिए, लेकिन ये उतार चढ़ाव को झेल के अपने आप को और मजबूत बनाता हुआ दिख सकता है। आपने एक डेडिकेटेड डिस्कशन किया आईटी पे, फार्मा पे, एफएमसीजी पे, अगर आप देखें आपने प्रेफर्ड पिक्स दी अपने। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप जहाँ पे आपको मोमेंटम नज़र आ रहा है, जहाँ पे अगर आप देखें आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिसके मद्देनजर अब इन स्टॉक्स को चेज करना हो, जहाँ मोमेंटम है और पैसा बनेगा, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में इवेंट के बाद। वीरू देखिए, आप देखिए मोमेंटम का जहां तक सवाल है, कई जगह पे ये इस टाइप का रफ्तार पकड़ रही है मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज, और खास करके जब री रेटिंग होती है तो इन कंपनीज में एक्सपेंशन की बहुत जगह रहती है। क्योंकि अक्सर होता ये है कि अगर आप बड़ी एफएमसीजी कंपनी को देखें तो वो 45 से 55-60 के पी मल्टीपल पर अवेलेबल है,
और जो एफएमसीजी में छोटी कंपनीज है वो आपको 25 से 40 के पी मल्टीपल पे रहती है, तो अगर वो कोई 25 पे है तो उसको 40 पे जाने की जगह मिल जाती है। और इनके लिए ग्रोथ जहां है वहां बेस इफेक्ट की वजह से ग्रोथ जल्दी आना इन परसेंटेज टर्म्स ऑल्सो बिकम्स मच ईजियर। और ये बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है तो अपने आप को फटाफट ये सरलता से ढाल सकती हैं, नई सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर सकती है और उसका एडवांटेज रहता है। तो मोमेंटम तो है ही इसमें, कई कंपनीज में हमने देखा मोमेंटम बहुत ही उम्दा दिखा है आपको, और जो बड़ी कंपनीज हैं वो थोड़ी सी कंसोलिडेट होकर अब निफ्टी के पार्टिसिपेशन में जाएंगी। सो आई थिंक एज अ स्पेस इट्स गुड, बट मतलब मोमेंटम की बात करें तो ऐसे तो कई स्टॉक्स हैं जो ऑयल, एडिबल ऑयल और पैकेज फूड्स में से अगर आप देखें तो एक नाम जो है आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में, एक महीने के अंदर इतनी रफ्तार से जो बढ़ा है वो है रुचि सोया। इसकी बात चर्चा जल्दी होती नहीं है, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं उस लिहाज से, पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपनीज की रीस्ट्रक्चरिंग को लेके किस प्रकार से मार्केट इसको वो करता है। अब इस कंपनी में फ्लोट कम होने की वजह से पहले बहुत ऊंची तरह हमने देखा, बहुत ऊंचाइयों पे भाव आया, उसके बाद गिरावट आई, रैशनलाइज हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ री इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग की एक वो दिख रही है आपको झलक, कि कंपनी ने रिसेंट बोर्ड मीटिंग में ये भी कहा कि हम लोग को एक दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो इसी समूह की है, बिस्किट पतंजलि नेचुरल बिस्किट्स करके, उसका अधिकरण करेंगे। वो इसलिए है कि आपकी कैपिटल बेस इक्विटी जो प्रमोटर इक्विटी है वो 96% के करीब है, उसको आपको घटाना है 36 महीने में पिछले साल से अगर अवधि गिने तो कहीं ना कहीं इक्विटी डाइल्यूशन किए बिना अगर कुछ हो सकता है, साइनर्जीज लेवरेज हो सकती है, तो इस टाइप की चीजें हो रही हैं। सो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में ये हलचल हमेशा बनी रहेगी। अपॉर्चुनिटी आपको कहां मिलेगी? आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आप इन सब चेंजेस को समझ रहे हैं, मार्केट डायनेमिक्स इतनी जल्दी जो चेंज हो रहे हैं, जो फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस है, ई कॉमर्स की तरफ जो जा रहे हैं। आप आईटीसी को ही देखिए, आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है, आज तक इन्होंने कभी सोचा नहीं ई कॉमर्स में, लेकिन आईटीसी स्टोर करके जो इनका पोर्टल है, अगर उसको आप अजमा के देखेंगे तो आप वाकई में खुश होंगे देख के। वो एक्सपीरियंस इतना बढ़िया है, चाहे वो उसका डिलीवरी का हो, प्रोडक्ट सिलेक्शन का हो। तो ये सारी चीजें जो दिख रही है, तो मार्केट में बिजनेस पे फोकस कर रही है, ना कि सिर्फ भाव पे। भाव तो क्या है कि आज है, कल नहीं है, कल नीचे है, आज ऊपर है, तो वो चीजें उतार चढ़ाव से बिजनेस को कोई आंच नहीं लगती। आप ये देखिए कि बिजनेस में कितना चेंज आ रहा है, बिजनेस में रिफाइनमेंट कितना हो रहा है, मजबूती कितनी आ रही है, और उस लिहाज से ये ट्रेडर्स के लिए ठीक है, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रोज रोज ट्रैक करते हैं और इंट्राडे बेसिस पे भी कुछ लोग कर लेते हैं बहुत सक्सेसफुली। मैं ये मानता हूं एज एन इन्वेस्टर, निवेश के लिए, जैसे शैलजी ने भी कहा, लंबी अवधि अगर आपके पास हो तो सिर्फ आपके लिए एक ही चीज मायने रखती है, और वो है अंडरलाइन बिजनेस की बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा चल सकता है, क्या क्षमता है और क्या इम्प्रूवमेंट है। अगर वो आपको क्लियर है तो आई डोंट थिंक इस मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। दीवान साहब, अभी तक हम लोगों ने 3 स्टॉक्स डिस्कस किए, सिप्ला, लॉरस लैब्स और हैप्पीएस्ट माइंड्स। समय की कमी है, अगर आप 2-3 नाम मिड कैप और स्मॉल कैप में सजेस्ट कर सकें तो हमारे दर्शक बहुत ही फायदे में रहेंगे। वो स्टॉक्स जो अगले 2 या 3 साल में, 1 साल में बढ़िया रिटर्न्स दे सकें, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में से 2-3 नाम। सो शैलजी देखिए, जो स्मॉल कैप वाली जो मैंने बताया, उसमें सिलेक्टिव बेसिस पे अगर करना हो तो मैंने केमिकल्स की बात आपको की थी, और खास करके जो कंपनीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में मजबूत काम कर रही हैं, उसमें से एक छोटी कंपनी है, थोड़ी सी इलिक्विड है, इसलिए मैं चर्चा करने से थोड़ा सा वो कर रहा था। बट देखिए, विष्णु केमिकल्स करके एक कंपनी है, अगर कोई चाहे इसको स्टडी करे, इसका क्रोमियम और बेरियम केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया माहिर बिजनेस इनके प्रोसेसेस है। इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है अपने मार्जिन्स में, ऐसे बिजनेस में जो कमोडिटी कन्वर्जन बिजनेस है, जहां नहीं हो पाता, लेकिन नए नए प्रोडक्ट डेरिवेटिव्स बना के, और जो एक्सपोर्ट मार्केट में 10 साल से ही मेहनत कर रहे थे, उसको अब आप रंगत में आते हुए देख रहे हैं। तो धीरे धीरे करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में मार्जिन प्रोफाइल चेंज हो रही है, और कैपेसिटी बिल्डअप जो है इनका, ऑलरेडी जो ये बना रहे हैं वो बिक रहा है, और बनाएंगे तो और बिकेगा। और ये इंडिया में आज 50% मार्केट शेयर इनके पास ऑलरेडी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बिजनेस है। कंपनी छोटी है इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं होती, बट जैसे आपने कहा, स्मॉल कैप की यही खूबी रहती है कि आपको पकड़ना है बिफोर द मार्केट टेक्स ऑन। और इसी लिहाज से अगर एक और केमिकल कंपनी का मैं नाम लूं जो काफी फेमस है और वेल नोन है, वो है नोसेल। रबर केमिकल्स में बहुत ही बढ़िया पहल करी इन्होंने, बहुत ही बढ़िया कैपेसिटी बढ़ाई,
और इनकी क्वालिटेटिव जो साख डेवलप हुई है ग्लोबली, वो बड़े बड़े कंपटीशन के सामने भी, कंपटीटर्स के सामने भी एस्टैब्लिश अपने आप को किया। उसके लिए समय लगा, इसलिए स्टॉक ने भी उस हिसाब से आपको काफी थकाया। लेकिन आज जिस मुकाम पे ये कंपनी है, मुझे लगता है यहां से अगले 3 साल में इसका हुलिया इसलिए बदल जाएगा, जो आपको दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनीज के साथ हुआ कि जब स्केल अप हुआ तो फिर वो प्राइस ने भी स्केल उसी हिसाब से किया है। तो इसका बिजनेस स्केलेबल है, एस्टैब्लिश्ड है, और मुझे नहीं लगता टायर बिजनेस में कहीं भी आंच आएगी ग्लोबली। चाहे आप थाईलैंड के मार्केट को देख लीजिए, लैटिन अमेरिका में देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, एक्सपोर्ट्स का जो बोलबाला है टायर्स की कंजम्पशन को लेके, वो बना रहेगा। तो प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीवाने ख़ास में आज हम लोगों ने 5 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं जो आपको 1 से 3 साल की अवधि में शानदार रिटर्न्स देंगे। ध्यान दीजिए, बाजार रिकॉर्ड हाइस पर हैं और यहाँ पर संभल कर चलना बहुत ही आवश्यक है। ये 5 नाम मैं आपको बता देता हूँ। लार्ज कैप में सिप्ला और फार्मा स्पेस में लॉरस लैब्स, ये 2 काउंटर्स आपको लार्ज कैप और मिड कैप फार्मा में बढ़िया मूव देते हुए दिख सकते हैं अगले 1 से 3 के वर्ष में। आईटी सेक्टर में पसंदीदा काउंटर दीवान साहब का है हैप्पीएस्ट माइंड्स, और स्मॉल कैप्स में एक केमिकल कंपनी विष्णु केमिकल्स 375 और रोसेल इंडिया लगभग आपके सामने 134 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी, मेरे और CNBC आवाज़ दीवान साहब के ट्विटर हैंडल्स पर आपको सारी डिटेल्स इन 5 कंपनीज़ के लिए मिलेंगी। फ़िलहाल 10 के दमदार ट्रेड्स को यही समाप्त करते हैं, और दीवान साहब आपका बहुत बहुत आभार, आपने इन स्टॉक्स को लंबी अवधि के लिए हमारे दर्शकों को बताया। जी, अब समय है ट्रेडर्स हॉटलाइन का, और कमान संभालते हुए दिखेंगे प्रदीप जी। शुक्रिया शैल जी, आपका बहुत ही शानदार स्टॉक पिकिंग आपने की पिछले कुछ मिनटों के दौरान, और दर्शकों को ढेर सारे आइडियाज मिले हैं। लेकिन अगर आपके अभी कोई सवाल बाकी रह गए, दर्शक कोई जानना चाहते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो उन्होंने ले रखे हैं, या आपके कोई और दूसरे स्टॉक्स पर आपकी नजर है, तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको तुरंत मिलेगा। आपको अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करना है और हमें टैग करना है #AskAwazFNO या #AskAwazCash पे। हम आपके सवालों के जवाब तुरंत देना शुरू करेंगे। लेकिन जब तक आपके सवाल हमारे पास आ रहे हैं, तब तक देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर।